नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं डेट इज रिलेटेड टू द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब इंडियन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर बिजनेसेस में लगाते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर लगाते हैं। तो क्या क्या फॉरेन एंटिटी है, तो कोई भी जो नॉन इंडियन कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, इवन इन द आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, और इनको क्या कहते हैं, वी से इट टू बी फॉरेन एंटिटी। एंड देन इट्स रिलेटेड टू लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है योर लॉस वुड बी लिमिटेड टू द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड, यानी कि आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी उस केस में नहीं रहेगी। देन इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं जैसे एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट से। दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल। अगर आपका स्टेक जो है किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं, तो उसके केस में हम कह सकते हैं कि हमारे वहां पर एक मैनेजमेंट में स्टेक है, हमारा कंट्रोल है। देन इज रिलेटेड टू इंडियन एंटिटी, यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी इंडियन एंटिटी। देन इट्स रिलेटेड टू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स परचेज कर लेते हो, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा का स्टेक आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स हो गए, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स। परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी एज सच कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। एंड या फिर जो फुली या कंपल्सरी कन्वर्टिबल्स होते हैं, कन्वर्टिबल्स बॉन्ड्स हो गए, राइट, दोज आर आल्सो द इक्विटी कैपिटल कंपोनेंट्स ओवर देयर। फिर बात आती है फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल कमिटमेंट में आपके टोटल जो भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो, अगर आपने कोई डेप्ट दिया है, यानी कि अदरवाइज अगर आपने कोई डेप्ट दिया, वो कोई गारंटी आपने दी है क्या, नई नॉन फंड फैसिलिटी दी है, वो सब चीजें आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट में शामिल होती हैं। देन इट इज रिलेटेड टू ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दैट इज ओपीआई, ठीक है। तो अगर आप स्टेक को परचेज कर लेते हो, लेट्स से लेसर देन 10% आपने स्टेक परचेज किया लिस्टेड कंपनी में, ऐसा आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो उसे हम ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर 10% ज्यादा का स्टेक है तो हम इसे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। नाउ जनरल परमिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। कौन एग्जेम्प्टेड है इसमें, जो फाइनेंशियल आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं आईएफएससी में, या फिर जो आपका पैसा पड़ा है आरएफसी अकाउंट में, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में पड़ा है, या फॉरेन सैलरी है जो बेसिकली 3 सालों से कम टाइम की है, डेट इज बेसिकली अलाउड, राइट। सो एज ऑफ नॉर्मल फैक्ट्स आपको बताता हूं कि रेगुलेशन 4 जो है फीमा का, वो ग्रांट करता है जनरल परमिशन को रेजिडेंट्स को कि वो फॉरेन सिक्योरिटीज को एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि जो पैसा आपके आरएफसी अकाउंट में पड़ा है, या फिर अगर आपकी फॉरेन सैलरी थी, या फिर बोनस शेयर्स है, लाइक, ठीक है, वो हो गए। व्हेन पर्टिकुलरली अगर आप परमानेंटली रेजिडेंट नहीं हो इंडिया में, तो आप फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज जो आपके अब्रॉड बढ़े हैं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, वहां से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स। तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट द केस ऑफ की जो स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। गैम्बलिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आईएनआर लिंक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, आप आरबीआई की परमिशन के बिना आईएनआर लिंक्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स। नो, रिस्ट्रिक्टेड ज्यूरिसडिक्शन कौन सी है, वो कंट्रीज, वो टेरिटरीज, वो जुरिस्डिक्शंस जहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू सब्सिडरी लेयर्स, राइट। तो अप टू 2 लेवल्स ऑफ द ओनरशिप, फॉरेन ओनरशिप तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सब्सिडरी कंपनी में। अगर 2 से ज्यादा लेयर्स हैं, देन फर्दर बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, बट नॉट जनरली, राइट। कहने का मतलब है कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी है एंड उसकी सब्सिडरी एंड उसकी सब्सिडरी, यहां तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस केस में बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरर्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज अलाउड है, एज सच अदरवाइज कोई अलाउड नहीं है। एंड आल्सो वी कैन बी सेटिंग अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इन द, लेट्स से केमन आइलैंड में हमने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटअप कर दिया, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन वो हम एक थर्ड लेयर क्रिएट नहीं कर सकते अंडर दैट पर्टिकुलर एसपीवी। यानी कि हमने लेट्स से एक एंटिटी को क्रिएट कर दिया, लेट्स से, ठीक है, एंड इस एंटिटी के थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, डन है, लेकिन ऐसा नहीं एक और एंटिटी क्रिएट करके उसके आगे इन्वेस्टमेंट कर दी, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड, वो चीज अलाउड नहीं है। फर्दर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के क्या क्या रूट्स हो सकते हैं, इट कुड बी द ऑटोमेटिक रूट, जहां पर आरबीआई का पहले कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। एंड लेकिन जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म एफसी के थ्रू,
AD1 बैंक के पास विद इन 30 डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद बात आती है अप्रूवल रूट के थ्रू, यानी कि आरबीआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले अप्रूवल चाहिए रहेगा। जैसे मान लो अपने 1 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर लेट से पाकिस्तान में या किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले आरबीआई का, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई करोगे अप्रूवल के लिए फॉर्म FC के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्लाई करोगे, AD1 बैंक के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास। अब जनरल प्रोविजंस क्या है, आपको NOC लेना पड़ेगा अगर आप आपका अकाउंट जो है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, या आप विलफुल डिफॉल्टर हो, या आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राइट। अगर आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो उससे पहले आपको NOC चाहिए रहेगा। फर्दर राइट्स एंड बोनस इशू, जो बोनस शेयर्स हैं वो फॉरेन करेंसी में एड अप नहीं होते हैं, राइट शेयर्स को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो उसको काउंट नहीं करते कि आपने इन्वेस्टमेंट करी, बिकॉज वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ना। लेकिन हाँ, अगर आपने राइट इशू में इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली उसे आपको फॉर्म FC के थ्रू रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन इट्स रिलेटेड टू द बीडिंग एंड द टेंडर्स, सो यू कैन पे EMDs एंड बिड बॉन्ड्स को हम पे कर सकते हैं। अगर हम हार जाते हैं तो उसके केस में हमारा AD बैंक जो है वो रिफंड को चेक कर सकता है। सो एज ऑफ द रूल, फेमा की गाइडलाइंस एंड आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, स्पेशली खास करके जब हम कंपनीज की बात करते हैं, तो उनको परमिट किया जाता है कि वो ग्लोबल टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉरेन एंटिटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में फाइनेंशियल कमिटमेंट उनको देनी पड़ती है, राइट, अंडर द ऑटोमेटिक रूट, राइट। तो कुछ एक कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशंस क्या है कि आपको जो अर्नेस्ट मनी है, डिपॉजिट है, वो पे करना पड़ेगा, बिड बॉन्ड पे करने पड़ेंगे। बिड बॉन्ड का मतलब होता है कि टेंडर गारंटी देनी पड़ेगी, बिड बॉन्ड का मतलब होता है गारंटी, टेंडर गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर आपको टेंडर नहीं मिलता है, राइट, तो जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है वो चेक करेगा कि जो आपने अर्नेस्ट मनी पे करी थी या बिड बॉन्ड गारंटी दी थी उनका रिफंड आ गया है कि नहीं। स्टार्टअप्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर, लेकिन उसके लिए उनको अपने खुद का फंड्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाहर से लोन लेके वो बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑडिटर का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डेफर्ड पेमेंट, लाइक डेफर्ड पेमेंट कैन बी डन, लाइक, लेकिन आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एज जो वैल्यूएशन है उसके रूल बताने पड़ेंगे, क्या वैल्यूएशन के रूल्स हैं। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है एकदम से पेमेंट ना करते हुए कुछ एक पेमेंट अभी कर दी, कुछ एक पेमेंट बाद में कर दी, ऐसा रहेगा। पेमेंट मोड की बात करें तो कैश पेमेंट नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी रिमिटेंस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू या शेयर स्वैप के थ्रू पेमेंट हो सकती है, कि आपने शेयर्स को स्वैप कर लिया उस तरह से पेमेंट हो सकती है। नेपाल, भूटान में INR में पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करोगे, और डेफिनेटली कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। थर्ड पार्टी रिमिटेंस भी अलाउड नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो आर्म्स लेंथ प्राइसिंग वैल्यूएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर आपकी होल्ड सब्सिडरी है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइस के ऊपर आपको चीज दी गई आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, नो। एक आर्म्स लेंथ प्राइसिंग मेथड जो होता है, दैट बेसिकली टेल्स यू कि एक जेन्युइन पर्सन अगर जैसे डील करेगा, जैसे लेट्स से आपस में लेन देन करेंगे, उसी हिसाब से पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, दैट्स आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। फर्दर ट्रांसफर्स एंड लिक्विडेशन, अब देखो, अगर मैंने कोई शेयर्स इन्वेस्ट करे बाहर, ठीक है, तो मैं अगर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो 1 साल के बाद मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, एंड जो भी मेरे पास पैसा वापस आएगा उसे डिसइन्वेस्टमेंट के बाद वापस इंडिया में लेकर के आना पड़ेगा। एंड अगर कोई मर्जर करना है, एमलगेमेशन करनी है बाहर, तो उसके लिए पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ वी टॉक अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग, तो हम वैल्यूज को, जो भी लॉसेज हुए हैं उनको कट डाउन कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि रीस्ट्रक्चरिंग अगर हमें करनी है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, तो वहां पर आरबीआई के अप्रूवल के बिना हम कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन एंटिटी को कम से कम लॉसेज हो रहे हैं कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से, एंड नेटवर्थ की लिमिटेशन भी होती है कि जो टोटल राइट ऑफ होगा वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द इंडियन पार्टीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से इंडियन कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अप्रूव करेगा रिस्ट्रक्चरिंग के डिसीजन को, दैट इज द केस। फिर रेजिडेंट ड्यूटीज की बात आती है कि आपको बीइंग अ रेजिडेंट बताना पड़ेगा AD1 बैंक को विद इन 6 मंथ्स, एंड बैंक जो है वो आपकी ओवरसीज मूव को चेक करेगा। एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो हर एक इन्वेस्टमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रिलेटेड टू ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, एंड ये एनुअल APR जो होगा दैट इज बेसिकली ड्यू बाय 31st, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू लेट फीस, कि इन केस यू आर बेसिकली लेट, ODI फॉर्म्स को भरने के लिए अगर आप डिले करते हो आरबीआई फॉर्म्स पोर्टल के ऊपर, जैसे मान लो फॉर्म FC, फॉर्म ODI पार्ट 1, पार्ट 2, APR, अगर आप डिले करते हो तो उसके केस में पेनल्टीज पड़ सकती हैं। एंड जो ये लेट सबमिशन फी होगी ये 75,000 रुपीज या उससे ज़्यादा होगी, डिपेंडिंग करता है कि डिले कौन सी टाइप का है, अमाउंट ऑफ फॉरेन
फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या था या ड्यूरेशन ऑफ डिले क्या था उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये डिले फी जो होती है वो LSF के हिसाब से होती है, लेट सबमिशन फी के हिसाब से होती है। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट्स। फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होती हैं। सो ये लिमिट्स बताती हैं कि पर्टिकुलरली जो इंडियन एंटिटी है, पर्सन है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है अब्रॉड में, इक्विटी में, डेब्ट की फॉर्म में, गारंटी की फॉर्म में, जॉइंट वेंचर में, होली ओन्ड सब्सिडरी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जनरल फाइनेंशियल कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो 400% ऑफ द नेटवर्थ हो सकती है, यानी कि जो इंडियन एंटिटीज है, राइट, कंपनीज होगी, पार्टनरशिप फर्म्स होगी, LLPs होगी, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट कर सकती हैं 400% ऑफ देयर नेटवर्थ, लाइक जो उनकी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी उसका 400% तक कर सकती है। उसमें इक्विटी शेयर्स, लोन्स टू जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज, सब चीजें शामिल रहती हैं, राइट। देन फर्दर आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द जो स्वैप सिक्योरिटीज है। स्वैप सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, एक सिक्योरिटी के बदले में दूसरी सिक्योरिटी को ले लिया, तो दोनों सिक्योरिटी को ही बेसिकली काउंट किया जाएगा टुवर्ड द फॉरेन करेंसी, राइट, दोनों को काउंट किया जाएगा, यानी कि दोनों को शामिल किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर। फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें तो पार्टनर्स जो हैं वो ओवरसीज शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं अगर होस्ट कंट्री के द्वारा रिक्वायर्ड है तो। अगर डेप्ट वाया फॉरेन कंट्री की बात करें तो बेसिकली दैट इज नॉट अलाउड फॉर द रेजिडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ECB के थ्रू या फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अलाउड है फॉर द कंपनीज, राइट। एंड अगर गारंटी की बात करते हैं उनको भी काउंट किया जाएगा एज अ फॉरेन फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है। तो अगर गारंटी है तो उनको भी फाइनेंशियल कमिटमेंट की तरफ काउंट किया जाएगा, जैसे स्वैप है उनको भी फाइनेंशियल कमिटमेंट काउंट किया जाता है ना, दोनों लेग्स को, लाइक उसी तरह से जो गारंटीज हैं उनको भी फाइनेंशियल कमिटमेंट की तरह काउंट किया जाएगा अगर वो कॉर्पोरेट या फिर परफॉर्मेंस गारंटी है। अगर देखो प्रमोटर जो है वो अपनी पर्सनल गारंटी देता है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस गारंटी है दैट इज नॉट ओपन एंडेड, वो ओपन एंडेड नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर प्लेज का चार्ज क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली फॉरेन इक्विटी को प्लेज किया जा सकता है या फिर कंपनी के एसेट्स को प्लेज किया जा सकता है ताकि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम सिक्योर कर पाए, ठीक है जी। तो दैट इज द केस रिलेटेड टू इट। ये था कमिटमेंट्स रिलेटेड था। देन इट्स रिलेटेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर 400% का जो रूल है दैट इज नॉट एप्लीकेबल। 400% वाला जो इन्वेस्टमेंट का रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितना कि LRS में डिफाइन किया गया है। एंड इसमें आप पर शेयर्स को परचेज करना चाहते हो, फॉरेन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करना चाहते हो, रियल एस्टेट में भी जहां पर अलाउड है वो रूल लागू रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो जितने भी रेजिडेंट इंडियंस हैं इंक्लूडिंग द HUF माइनर वाया द गार्डियन, दे आर बेसिकली अलाउड, दे कैन बी इन्वेस्टिंग ODI इन ऑपरेटिंग फॉरेन कंपनीज। कोई कंट्रोल नहीं होगा बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। OPI इन लिस्टेड शेयर्स, यानी कि जो आपके ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिस्टेड शेयर्स में कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोड की बात करें तो यू कैन बी इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और पोर्टफोलियो परचेज कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन कर सकते हो ड्यूज का, यानी कि जो भी पैसा आपको कैपिटलाइजेशन मिलना था, लोन रिपेमेंट आनी थी या डिविडेंड मिलना था, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। स्वैप कर सकते हो, राइट, या बोनस शेयर्स मिल सकते हैं। LRS लिमिट के तहत आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी 2,50,000 USD पर कैलेंडर ईयर की ही लिमिट रहने वाली है जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंट्रोल रूल की बात करें, अगर हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं विद लेस देन 10% स्टेक तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। एंड फर्दर उसके बाद लेयरिंग सब्सिडरीज के थ्रू हम कंट्रोल नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि ऑनरशिप पर्टिकुलरली मैंने पहले 9% ले ली, उसके बाद मैं किसी लेट्स से एंटिटी के थ्रू, थर्ड पार्टी एंटिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ सो एज टू शोकेस कि मेरा स्टेक बढ़ जाएगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड फर्दर कैन इट बी गिफ्टेड टू द नॉन रेजिडेंट्स, दैट इज नॉट अलाउड, वो एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। सो आप बीइंग अ रेजिडेंट, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट्स को गिफ्ट नहीं कर सकते हो, राइट। सो प्रिया ने, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि प्रिया ने 20 लाख रुपए LRS के थ्रू इन्वेस्ट किए एंड उन्होंने एप्पल के शेयर्स परचेज किए। एप्पल जो है दैट्स अ लिस्टेड कंपनी, तो उसे OPI यानी कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एंड जो डिविडेंड उनको मिला एप्पल के ऊपर, शी बेसिकली कैपिटलाइज्ड दैट डिविडेंड, राइट। तो उन्होंने क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया डिविडेंड को, उसे भी LRS के अंदर काउंट किया जाएगा, दैट इज द पार्ट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अदर रेजिडेंट्स, जैसे ट्रस्ट हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, वेंचर्स हो गए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, बैंक हो गए, दैट इज कवर्ड अंडर द शेड्यूल 4, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। सो म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 7 बिलियन USD तक का अमाउंट कर सकते हैं ओवरसीज, एंड एक्स्ट्रा 1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ग्लोबल ETF में सेबी की मंजूरी के बाद। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है
वो किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। इफ वी टॉक अबाउट द वेंचर कैपिटल फंड्स या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में बात करते हैं तो वो 1.5 बिलियन यूएसडी तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड सेबी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अप्रूवल की अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने बाहर करनी है तो। अगर हम माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, एडी बैंक्स की बात करते हैं, तो वो अपना फॉरेन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं एज पर द होस्ट कंट्री रूल्स that is allowed to them, right? To kindly please note it down, it's an important point. Further if we talk about the sole proprietorships and unregistered firms, तो वो LRS की लिमिट के तहत, बिकॉज देखो अगर हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वो तो इंडिविजुअल फर्म ही है, तो बेसिकली आप LRS की जो लिमिट है उसके तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रेटेजिक किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले आपको अप्रूवल चाहिए रहेगा। किसका अप्रूवल चाहिए रहेगा? यू नीड द अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, राइट? अगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात करें तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उससे बिना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? जितनी भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं लाइक फैमिली ट्रस्ट है वो सभी इन रूल्स के अंडर फॉल करती हैं। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स कवर हुए होंगे। सो वी टॉक्ड अबाउट द कि इन्वेस्टमेंट कितनी की जा सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में पढ़ा, राइट? सो आई होप कि ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग इन इंडियाज आईएफएस, यानी कि अगर आप इंडिया के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या पर्टिकुलर फंडा रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, इंडियन कंपनीज, फंड्स जो हैं वो बैंक जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? एंड क्या काउंट करता है? जो ओडीआई है, ओपीआई है, आईएफएससी बेस्ड एंटिटीज में, राइट? तो मैं अभी आपको एक ओवरव्यू देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड कि आईएफएससी होता क्या है। देखो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया ये, ठीक है, सर्विस सेंटर हो गया। बट आईएफएससी जो है वो एक डेजिग्नेटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है, लाइक एसईजेड एक्ट के अंदर आपके पास जगह होती है ना, एक टेरिटरी होती है, वैसे ही आईएफएससी भी जो है वो डेजिग्नेटेड ज्यूरिसडिक्शन है जो कि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करती है फॉरेन करेंसी में, राइट? मोस्टली बिटवीन द नॉन रेजिडेंट्स एंड बिटवीन द रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट, राइट? ऐसे होता है सिस्टम। एंड इंडिया का जो पहला एंड सिर्फ ऑपरेशनल जो बेसिकली आईएफएससी है दैट इज अ गिफ्ट सिटी, गांधीनगर गुजरात में है। एंड दिस इज बीइंग रेगुलेटेड बाय ए यूनिफाइड अथॉरिटी जिसको हम आईएफएससीए कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी कहते हैं, राइट? अब कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएफएससी एंटिटी में? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, वो एलआरएस की जो लिमिट होती है ना उनकी, उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 2,50,000 यूएसडी पर ईयर के हिसाब से इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल के हिसाब से, राइट? एंड रेजिडेंट कॉर्पोरेट जो है वो ओडीआई रूल्स के हिसाब से जो ऑटोमेटिक रूट है विद इन द लिमिट्स वो उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एनआरआईज या एफपीआई या ओसीआई की बात करते हैं तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो भी कितना भी पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स में, कंपनीज में, सिक्योरिटीज में जो सेट किए गए हैं आईएफएससी में। एंड दे कैन आल्सो बी इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज, फिनटेक, फंड्स, लीजिंग एटसेट्रा, राइट? लेकिन अब जो ये हमारे पास रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के आईएफएससी की बात करें तो यहां पर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, इंडियन कंपनीज, फंड्स, बैंक्स जो है आईएफएससी में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड वो ओडीआई ओपीआई की जो लिमिट्स रखी हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो एलआरएस की लिमिट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लिमिट्स तो जो आपके पास फॉरेन कमिटमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल नॉट फॉरेन कमिटमेंट, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो बेसिकली नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर कोई भी नहीं है, वो कितना भी कर सकते हो। स्पेशल परमिशंस की बात करें तो फॉरेन एंटिटीज जो है वो सब्सिडरीज को सेटअप कर सकते हैं इन द आईएफएससी और अब्रॉड, राइट? अगर कोई कंट्रोल है, अगर कोई कंट्रोल नहीं है रेजिडेंट्स के द्वारा। अगर हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है बाय द नॉन रेजिडेंट्स इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है? रेजिडेंट्स के लिए बार्ड है लेकिन जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बार्ड नहीं है। दे कैन बी इन्वेस्टिंग इनटू बैंकिंग यूनिट्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज, फिनटेक, फंड्स, लीजिंग, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? जैसे सुरेश जो है वो एक आईएफएससी बेस्ड टेक स्टार्टअप में जो कि गिफ्ट सिटी में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो ओडे कैप के हिसाब से वो कितना भी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अगर वो नॉन फाइनेंशियल बेसिस पर है। एंड अगर वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कितनी कर पाएंगे? 2,50,000 यूएसडी पर इंडिविजुअल के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? ये चीज क्लियर होगी। एंड फर्दर अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो बैंकिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन रेजिडेंट है तो वो बैंकिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ये लिखा गया, स्टिल बार्ड फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, राइट? फर्दर इट्स रिलेटेड टू एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया।
नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की परमिशन के साथ, अदरवाइज अलाउड नहीं है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल या जनरल परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एंड फॉर द इट मस्ट बी अलाउड एज पर द फीमा एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स, सिर्फ तभी अलाउड होगा। एंड हु इज एक्चुअली एग्जेम्प्टेड? जो नेशनल्स हैं उस कंट्री के, जो बेसिकली प्रॉपर्टी को होल्ड किया जिन्होंने अब्रॉड, वो एग्जेम्प्टेड है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस केस में, राइट। लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी हेल्ड इट बिफोर बिकमिंग इंडियन रेजिडेंट, सिर्फ तब वो एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते, राइट। दैट इज द केस। फर्दर, अगर प्रॉपर्टी को परचेज किया गया है 15 जुलाई 1947 से पहले, राइट, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा? विद आरबीआई परमिशन यू कैन डू सो, या फिर एग्जाम्पशन किस केस में? अगर लीज पर ले सकते हो प्रॉपर्टी को 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म रेंटल बेसिस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ तब अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है, राइट। फर्दर, कब आप बेच सकते हो और बाय कर सकते हो? अगर प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू मिली है, या फिर आपने परचेज करी है, उस केस में सो यू मे एक्वायर द प्रॉपर्टी अब्रॉड, अगर आपको वो मिली है किसी रेजिडेंट से, यानी कि हु देमसेल्व्स हैव एक्वायर्ड इट लीगली अंडर द फेमा, उन्होंने एक्वायर करी है, ये तो ये चीज हो सकती है। या फिर एक नॉन रेजिडेंट से आपको प्रॉपर्टी मिली है बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर आपने आरएफसी अकाउंट बैलेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, एलआरएस रेमिटेंस का इस्तेमाल करते हुए, ओवरसीज इनकम का, सेल प्रोसीड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया है, राइट, तो उस केस में अलाउड है। ज्वाइंट परचेज विद अ रिलेटिव जो कि बाहर रह रहा है, उसके साथ प्रॉपर्टी को परचेज करना भी अलाउड है, दैट इज अलाउड। जैसे मान लो कि रवि जो है वो अपने रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो सेविंग की हुई थी उसका इस्तेमाल करते हैं टू बाय हिज लेट अंकल्स फ्लैट इन लंडन, ठीक है, सो एज फॉर इनहेरिटेंस पर्पसेस, राइट, तो वो चीज अलाउड है। अगर इंडियन बिजनेसेस की बात करें तो इंडियन कंपनी मान लो ओवरसीज ब्रांच या ऑफिस बाय कर सकती है, बाय बिल्डिंग और लैंड, किस पर्पज के लिए? अपने स्टाफ हाउसिंग पर्पज के लिए, ऑफिस की प्रीमाइसेस पर्पज के लिए बाय कर सकती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्पेंडिंग कैप ऑन सच एक्विजिशन। तो इनिशियल जो आप एक्सपेंसेस कर सकते हो वो एवरेज एनुअल सेल्स का 15%, अगर हम बेसिकली बात करें किसी कंपनी के पॉइंट से, तो कंपनी अपने एवरेज एनुअल सेल्स के 15% का, या फिर जो उनकी नेटवर्थ है उसका 25%, मैक्सिमम जितना भी हायर जितना भी होगा उतना इनिशियल एक्सपेंस कर सकते हैं। रेकरिंग एक्सपेंस जो होंगे वो एनुअल सेल्स का 10% तक का एक्सपेंस कर सकते हैं फॉर बेसिकली एक्विजिशन पर्पजेस, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है स्टाफिंग पर्पज के लिए या फिर ऑफिस के खुद के पर्पज के लिए। देन इट्स रिलेटेड टू ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी अब्रॉड। अगर आपने फेमा के रूल्स के अंदर प्रॉपर्टी को परचेज किया था तो आप उसे सेल कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो किसी इंडियन रेजिडेंट को, ठीक है, बेसिकली हु इज अलाउड टू ऑन इट, उसको बेसिकली अलाउड है। या फिर आप एक चार्ज क्रिएट कर सकते हो, लाइक मॉर्गेज करवाना, आपने लोन लेना है तो वो भी अलाउड है, राइट, दैट इज द केस विच इज अलाउड। इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स और ऑपरेशनल स्टेप्स, तो आप अपने AD1 बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपका डेजिग्नेटेड AD1 बैंक है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो। तो एक्विजिशन, सेल, रिमिटेंस के लिए आप सेम ही बैंक का इस्तेमाल करोगे, ये पहली कंडीशन है। फर्दर दूसरी चीज है, अगर आप स्विच करना चाहते हो बैंक्स को तो आपको दोनों बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा, करंट बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा एंड फर्दर जो दूसरा बैंक है वहां पर एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, राइट। फर्दर जितनी भी आरबीआई कम्युनिकेशंस होंगी जो कि डेजिग्नेटेड ब्रांच के थ्रू हुई हैं उनके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, ठीक है, उनको आपके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। फर्दर रेमिटेंस प्रोसेस करेगा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको फॉर्म सबमिट करने होते हैं, फॉर्म FC एंड फॉर्म A2, ठीक है। अगर फॉर्म A2 की रिक्वायरमेंट, अगर मान लो अमाउंट जो है 25,000 USD ज्यादा तो फॉर्म A2 रहेगा और फॉर्म FC तो रहेगा। टाइमलाइन की बात करें तो बैंक बेसिकली रिपोर्ट करेंगे आरबीआई को विद इन 15 एक्स्ट्रा डेज, बट यू बस बेसिकली आपको सबमिशन डेडलाइन के साथ मीटअप करना पड़ेगा। बैंक जो है 15 एक्स्ट्रा दिन के साथ साथ रिपोर्ट कर सकते हैं आरबीआई के पास अगर आप रेमिटेंस प्रोसेस करते हो फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट उस केस में, राइट। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स अलाउड है? लोन्स टू योर ओवरसीज सब्सिडरी, अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो तो आप अपने ओवरसीज सब्सिडरी को लोन दे सकते हो। एंड बैंक गारंटी फॉर योर ओवरसीज बिजनेस, अगर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करती है तो, राइट। कंप्लायंस की बात करें तो KYC AML का चेक रखना है, कोई भी सस्पिशियस डील लगती है तो उसे रिपोर्ट करेंगे टू द ED। एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है उसके लिए आपको फॉर्म FC एंड ED PMS की एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन
एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर, प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी, तभी आप एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। एक्सपोर्ट प्रोसीड की कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि उसको भी हमने इन्वेस्ट कर दिया आगे, ये मतलब होता है, राइट। फर्दर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो होता है वो 1 लाख USD तक का अलाउड होता है अगर आप ऑनलाइन अपना अब्रॉड सेटअप करते हो, राइट। एंड उसे काउंट किया जाएगा अंडर द LRS ऑफ द इंडिविजुअल, अगर 1 लाख USD आपने प्री इनकॉर्पोरेशन तक एक्सपेंस किया। अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात करें तो आप मेकर, चेकर, ऑथराइजेशन का जो वर्कफ्लो है उसको फॉलो करेंगे। अगर वो डिलेड रिपोर्ट है तो दैट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द ऑथराइजर विद द रीजंस कि क्या रीजन था, डिले क्यों हुआ है, राइट। एक जो सेंट्रल नोडल टीम है वो इंश्योर करेगी कि एक्यूरेसी मेंटेन की गई है एंड उसके बाद ही RBI को सबमिशन किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्ट किस चीज के बारे में थे? दीज ऑल फैक्ट्स वर रिलेटेड टू द ऑपरेशनल स्टेप्स, यानी कि जब हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं रिलेटेड टू द एक्विजिशन, सेल, रिमिटेंस, उसके बारे में। तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो AD बैंक के थ्रू होगी। बैंक स्विच कर रहे हो तो NOC लेना पड़ेगा। जो भी कम्युनिकेशन होगी RBI के पास वो डेजिग्नेटेड ब्रांच के पास रहेगी। फर्दर फॉर्म जो है फॉर्म FC, फॉर्म A2 सबमिट करने पड़ेंगे। टाइमलाइन जो है वो बैंक्स को रिपोर्ट करने के लिए 15 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन आपको बीइंग एन इंडिविजुअल अपनी डेडलाइंस के हिसाब से सबमिशन करना है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स अलाउड है? अगर आप जो ओवरसीज सब्सिडियरीज को लोन दे रहे हो या फिर जो फॉरेन बिजनेस है उसमें बैंक गारंटी दे रहे हो तो वो अलाउड है। कंप्लायंस की बात करें तो KYC AML चेक रखा जाएगा। सस्पिशियस डील्स को रिपोर्ट किया जाएगा ED के पास। कैपिटलाइजेशन फॉरेन जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है उसका कर सकते हो, उसमें फॉर्म FC एंड EDPMS एंट्री चाहिए रहेगी। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं 1 लाख USD तक अलाउड है, लेकिन वो आपके LRS के अंदर काउंट होंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात करें तो यूजर चेकर ऑथराइजेशन का जो वर्कफ्लो फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी डिलेड रिपोर्ट्स हैं उनको रेटिफाई किया जाएगा ऑथराइजर के द्वारा, फिर उनके पास रीजन सबमिट किए जाएंगे एंड एक सेंट्रल नोडल टीम होगी जो एक्यूरेसी को चेक करेगी एंड उसके बाद ही RBI के पास सबमिशन करेगी, ठीक है जी। फिर बात आती है फेमा रूल्स के बारे में, जो 2022 की रेगुलेशन है उनके बारे में। सो फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू रेगुलेशन जो है दैट इज रेगुलेशन नंबर 3, यानी कि फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय द इंडियन एंटिटी। कि फाइनेंशियल कमिटमेंट किस तरह से जो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडियन एंटिटी है, फर्दर कैसे आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में, डेप्ट में, गारंटीज में, प्लेज्ड सिक्योरिटीज में अब्रॉड, राइट, दैट इज द केस। रेगुलेशन 4 जो है दैट डील्स विद द डेप्ट कमिटमेंट्स, यानी कि जो लोन्स हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या रूल्स हैं उससे डील करता है। और जो रेगुलेशन 5 है दैट्स रिलेटेड टू द गारंटीज, यानी कि जो परमिटेड परफॉर्मेंस एंड रोल ओवर गारंटीज हैं उनको भी फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट माना जाता है। एंड फॉर द पार्ट 4 दैट्स रिलेटेड टू द रेगुलेशन 6 जो प्लेज एंड चार्ज से डील करता है कि आप अपने ओवरसीज इक्विटी को, एसेट्स को बेसिकली प्लेज कर सकते हो सो एज टू सिक्योर द बोरिंग्स फॉर द डेफर्ड पेमेंट, यानी कि अलाउ करता है जो रेगुलेशन 7 आपको अलाउ करता है कि जो आपके शेयर्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, अंडर कंडीशंस हैं जिनके आपने पेमेंट रुक रुक के देनी है, इकट्ठी नहीं देनी है, उसके बारे में। फर्दर रेगुलेशन 8 जो है डेट बेसिकली टेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट, कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो RBI कंप्लाइंट अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो इसके अलावा जो रेगुलेशन 9 है दैट स्टेट्स की रेजिडेंट्स के ऊपर कुछ एक ऑब्लिगेशंस है कि उन्हें एविडेंस को फाइल करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज डीलर बैंक 1 कैटेगरी का है उसी को इस्तेमाल करना है एंड उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उनको रिपेट्रेशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो रेगुलेशन 10 है दैट सेज बेसिकली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है, दैट इज द 8th पॉइंट हियर विच सेज कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो, कमिटमेंट्स कर रहे हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड फिर बात आती है रेगुलेशन 11 के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू डिले इन रिपोर्टिंग। अगर डिले इन रिपोर्टिंग हुई तो LSF जो है वो चार्जेबल रहेगी विच इज ₹7500 और अबव, राइट। डिपेंड करता है डिले के हिसाब से कौन सी टाइप का डिले हुआ है, सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। देन इट्स रिलेटेड टू फर्दर कमिटमेंट्स, कि आप फर्दर कोई भी कमिट नहीं कर सकते ज़्यादा अमाउंट से, जो अप्रूव किया जो अलॉग है उसके ज़्यादा अमाउंट आप आके नहीं कमिट कर सकते। देन इट्स रिलेटेड टू फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये रूल्स हमें बताते हैं कि जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स या कंपनीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया से बाहर, उनके बारे में, राइट। तो रूल 2 जो है वो बताता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10% से ज़्यादा के वोटिंग राइट्स हैं तो आपका कंट्रोल रहता है, अगर 10% से कम है तो आपका कंट्रोल नहीं है। फर्दर ये आपको बताता है डेफिनेशंस रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट, इक्विटी कैपिटल, होस्ट कंट्री, सब्सिडरी के बारे में, स्वेट इक्विटी के बारे में। रूल 4 बेसिकली टेल्स अस अबाउट कि कौन एग्जेम्प्टेड है, लाइक सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स के केस में
कौन से रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे उनके बारे में बताता है। जो रूल 5 है वो बताता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं, नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। फर्दर रूल 7 राइट्स एंड बोनस इशू के बारे में बताता है, दैट वी कैन पिक अप द राइट शेयर्स और द बोनस शेयर्स। राइट शेयर होता है जैसे मान लो मेरे पास 100 शेयर्स हैं ऑलरेडी, एंड कंपनी कहती है आप हर एक 10 शेयर के पीछे एक और शेयर परचेज करने के लिए एलिजिबल हो, तो मैं 10 शेयर और परचेज कर सकता हूँ, राइट। वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। लेकिन बोनस शेयर के केस में मुझे फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, राइट, तो वो अलग चीज़ है। देन फर्दर रूल 8 कहता है कि कोई भी सरप्राइज डील नहीं कर सकते हो आप ऐसी डील में नहीं पढ़ सकते हो अब्रॉड में जिनके रूल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली अलाउड नहीं है फेमा के अंडर, राइट। फिर बेसिक नॉर्म्स के बारे में कि जो बेसिक नॉर्म जनरल रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे रिलेटेड टू एवरी इन्वेस्टमेंट जो आप बाहर कर रहे हो। फर्दर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा कुछ एक डील्स के लिए, खास करके जब आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो। फर्दर ओडीआई बाय द कंपनी, स्टेप बाय स्टेप जो ओडीआई के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी तो उसके रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, रूल 12 में कवर्ड है। इंडिविजुअल्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल के जो रूल्स हैं कि एलआरएस की लिमिट के हिसाब से कर सकते हो, इक्विटीज में, स्वैप्स में, ईसॉप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अदर जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उनसे रिलेटेड बात करें तो गाइडलाइंस है ट्रस्ट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, वेंचर कैपिटल से रिलेटेड, इनकी लिमिट्स बताई गई हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट बाहर कर सकते हो। सो दोज ऑल थिंग्स आर कवर्ड ओवर देयर, राइट। एंड देन रूल नंबर 15 इट कवर्स रिलेटेड टू आईएफएससी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर आपके पास है उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके रूल्स कवर्ड है रूल 15 में। प्राइसिंग की बात करें तो एक फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइसिंग होनी चाहिए। एंड व्हाट टू डू व्हेन यू एग्जिट, जब हम एग्जिट करते हैं लाइक मर्जर, डीमर्जर, बायबैक होता है, लिक्विडेशन होता है, तो उसके लिए अप्रूवल करना है एंड रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में। रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, यानी कि अगर हम लॉस मेकिंग बेसिकली एंटिटी में है एंड फर्दर वी वांट टू सेट कंडीशंस रिलेटेड टू दैट एंड उसमें रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो क्या रूल्स रहेंगे। फर्दर रूल 19 बताता है कि कौन से एक्टिविटीज हैं जहां पर हम फंड नहीं लगा सकते हैं। एंड रूल नंबर 21 हमें बताता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी अब्रॉड, स्पेशल रूल्स हैं कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंडिया से बाहर खरीदते हो, बेचते हो, तो वहां पर क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो ये सारा का सारा चैप्टर हमने सारे सभी पॉइंट्स को कवर किया है। किसी भी पॉइंट्स रिलेटेड आपको डिटेल वर्जन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आपको सिंपली लिखना है CIB एंड इसको भेज देना टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू ओवर देयर। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।